तो हम पढ़ रहे थे किसको भाई, स्विच गियर ऑफ प्रोटेक्शन के। स्विच गियर ऑफ प्रोटेक्शन में हमारे पास टॉपिक चल रहा था सर्किट ब्रेकर का। किसका? सर्किट ब्रेकर का। तो सर्किट ब्रेकर में हम पढ़ चुके थे आर्क क्वेंचिंग का। तो मैं एक यदि रिव्यू दूं तो हमने लास्ट टॉपिक क्या डिस्कशन कर रहे थे, किसका भाई? आर्क क्वेंचिंग का। तो देखिए उसमें मैं यदि दोबारा उसको थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ कि हमारे पास दो मेथड थे। एक तो मेथड था हमारे पास भाई हाई रेसिस्टेंस मेथड। कौन सा मेथड था? हाई रेसिस्टेंस मेथड। और एक मेथड था मेरे पास लो रेसिस्टेंस मेथड। लो रेसिस्टेंस मेथड। हाई रेसिस्टेंस मेथड में क्या काम करा जाता है, जो आर्क होता है उस आर्क को क्वेंचिंग। देखिए पहले तो ये समझिए कि आर्क को निकाला कैसे जाता और उसको रिकवरी वोल्टेज का फार्मूला होता है V बराबर आई नॉट और रूट में L अपॉन का C। ठीक, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। V और I क्या है? I वह समय है, I वह टाइम है जिस टाइम में सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं? ओपन होते हैं। L और C, देखिए मैं जितने भी फार्मूला लिख रहा हूँ उनमें L और C रिप्रेजेंटेशन में है। तो इसका मतलब यह है आर्क वोल्टेज जो जनरेट होता है, आर्क करंट जो फ्लो होती है, उसका कारण रेसिस्टेंस इफेक्टिव नहीं है, L और C ही इफेक्टिव हैं। क्या है? L और C उसके इफेक्टिव कंपोनेंट है। किसके? आर्किंग वोल्टेज के और आर्क करंट के। देखिए मैंने बताया था हाई रेसिस्टेंस मेथड। तो हाई रेसिस्टेंस मेथड में हम कौन कौन से करते हैं? आप जानते हैं कि R बराबर क्या होता है? रो इंटू एल अपॉन का। तो R को बढ़ाना है। क्या करना है भाई? R को बढ़ाना है। किसी भी सर्किट ब्रेकर के लिए जो वोल्टेज होती है, किसी भी सर्किट ब्रेकर के लिए, देखिए यदि मान लीजिए सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्टर हैं, क्या है भाई? कॉन्टैक्टर यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी D है। क्या है? D है। तो इसके लिए वोल्टेज जो होता है कॉन्टैक्ट वोल्टेज, क्या भाई? कॉन्टैक्ट जो वोल्टेज होता है जिसे रिकवरी वोल्टेज भी बोला जाता है, तो मैं निकालूंगा वो होता है A प्लस का B इंटू डी। और कितना लिख सकता हूँ मैं? आई आर्क। कितना लिख सकता हूँ भाई? आई आर्क। तो ये मेरे पास क्या होता है? आर्क वोल्टेज का फार्मूला। किसका भाई? आर्क वोल्टेज का फार्मूला V आर्क बराबर A प्लस B इंटू डी और अपॉन का आई आर्क। A और B यहाँ पर क्या है भाई? कांस्टेंट है। A और B यहाँ पर कांस्टेंट है। D क्या है? यहाँ पर डिस्टेंस है कॉन्टैक्टरों के बीच की। डिस्टेंस किसके बीच की है? कॉन्टैक्टर्स के बीच की दूरी। और I आर्क क्या है? आर्क करंट है। क्या है भाई? आर्क करंट को रिप्रेजेंटेशन किससे दिया गया है? आई आर्क से। देखिए अब इसका मतलब है जितना मैं D बढ़ाऊंगा उतना ही क्या होएगा? आर्क वोल्टेज बढ़ेगा। अब मैं चाहता हूं कि इस आर्क को कम करा जाए जब सर्किट ब्रेकर को ओपन करा जाता। तो देखिए मेरे पास कितने मेथड हो सकते हैं। पहले तो यहाँ से देखिए रेसिस्टिविटी को हटाइए। पहला तो बराबर कर सकता हूँ यहाँ से L अपॉन का ही। ठीक, तो मैं पहला मेथड यह लगा सकता हूँ कि यदि मैं रेसिस्टेंस को इतना बढ़ा दूँ क्या करंट फ्लो ही ना हो। रेसिस्टेंस की वैल्यू इतनी इंक्रीज कर दूँ कि करंट फ्लो ही ना हो। तो क्या हो सकता है ऐसे में? तो आर्क क्वेंच या आर्क दब सकता है। तो देखिए पहला मेथड यहाँ पर हो सकता है लेंथनिंग, जब मैं लेंथ को बढ़ा दूँ। अब पहला लो देखिए इसके अनुसार कि यदि मैं लेंथ को बढ़ा रहा हूँ तो उस वाले मेथड को बोलेंगे मैं लेंथनिंग ऑफ आर्क। ये बात कर रहा हूँ मैं हाई रेसिस्टेंस मेथड की। किसकी? हाई रेसिस्टेंस मेथड की। इसको बोला जाता है भाई लेंथनिंग ऑफ आर्क। कौन सी? लेंथनिंग ऑफ आर्क। दूसरा देखिए स्प्लिट ऑफ आर्क, या लिख सकता हूं मैं स्प्लिटिंग ऑफ आर्क। स्प्लिटिंग ऑफ आर्क का मतलब है यदि इसके एक जो चारों तरफ आर्क जनरेट हो रही है उसको तितर बितर करके, स्प्लिटिंग ऑफ आर्क को डिस्ट्रीब्यूट इधर उधर बिखेर करके। यदि मैं तीसरा मेथड देखूं तो तीसरा मेथड करा जा सकता है। देखिए आर्क को कैसे बढ़ाया जा सकता है? यदि मैं क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दूं वो घटा दूं, यदि मैं क्रॉस सेक्शन एरिया घटा दूं तो ये वाली नीचे की वैल्यू घटेगी तो ऊपर की वैल्यू बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहां से लिखना डिक्रीजिंग ऑफ आर्क, डिक्रीजिंग ऑफ एरिया।
इसका मतलब है कि आर्क का यदि तुम क्रॉस सेक्शन एरिया को घटा दोगे, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को घटा दोगे तो क्या होएगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, और रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आर्क क्या हो जाएगा भाई, क्विंच हो जाएगा या आर्क दब जाएगा। तो ये मेरे पास मेथड होते हैं हाई रेसिस्टेंस मेथड के, और हाई रेसिस्टेंस मेथड याद रखना है AC और DC दोनों पर वैलिड होता है। किस पर भाई, दोनों पर वैलिड करा जा सकता है। देखिए एक मेरे पास होता है लो रेसिस्टेंस मेथड। देखो अल्टरनेटिंग करंट आपने पढ़ी है कि अल्टरनेटिंग करंट में एक टेंडेंसी होती है कि हर फुल साइकिल में 3 बार जीरो होती है, यहाँ पर लगभग में 4 बार होती है, हम 4 बार ही मानेंगे। देखो 1 2 3 और 4, यदि मैं इसकी पूरी हाफ साइकिल बनाऊँ ये, तो कितनी बार में एक हाफ साइकिल टोटल साइकिल में कितनी बार जीरो हुई है, 4। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास लो रेसिस्टेंस मेथड, दूसरा कौन सा भाई, लो रेसिस्टेंस मेथड, कौन सा भाई, लो रेसिस्टेंस मेथड। तो लो रेसिस्टेंस मेथड में देखिए क्या करा जा सकता है, लो रेसिस्टेंस मेथड में क्या करा जाता है कि जब करंट अपने शून्य वैल्यू को प्राप्त करती है, जब करंट अपनी शून्य वैल्यू को, इस वैल्यू को प्राप्त कर रही है, जब भी कॉन्टैक्टर को हटा दो, जब करंट अपनी शून्य वैल्यू को प्राप्त कर रही हो, जब भी कॉन्टैक्टर को हटा दो, और जब कॉन्टैक्टर हट जाएंगे एक बार तो फिर आर्क क्विंचिंग, आर्क जनरेट नहीं होगी। तो इस मेथड को कहते हैं लो रेसिस्टेंस मेथड। और एक मैंने बताया था क्या, स्लिपिंग क्या नाम है, रेसिस्टेंस मेथड। किसका भाई, रेसिस्टेंस मेथड। देखिए कि यदि सर्किट ब्रेकर है मेरे पास, मैं कहूँ कि मेरे पास सर्किट ब्रेकर है, और सर्किट ब्रेकर में ये इंडक्टिव इफेक्ट दिखाया है, ये मैंने रेसिस्टिव इफेक्ट दिखाया, और ये मेरे पास सर्किट ब्रेकर है। अब इस सर्किट के चारों तरफ आर्क को कंट्रोल करने के लिए मैंने एक रेसिस्टेंस लगाया है, और इस रेसिस्टेंस की वैल्यू आप याद रखोगे, फार्मूला होता है 1/2 और रूट में होता है L/C, और इसी रेसिस्टेंस को बोला जाता है क्रिटिकल रेसिस्टेंस। क्रिटिकल रेसिस्टेंस क्या बोला जाता है भाई इसको, क्रिटिकल रेसिस्टेंस भी इसको बोला जाता है, याद रखना है इसका। और मैं आपको और भी फार्मूले बता चुका हूँ। एक मेरे पास होता है RRV, ठीक है, रीस्ट्राइकिंग RRV, रिकवरी रीस्ट्राइक वोल्टेज। फार्मूला कितना होता है, VM और 1 माइनस का कॉस T अपॉन का रूट में कितना होता है, L/C। किसका होता है भाई, रीस्ट्राइकिंग रिकवरी वोल्टेज का। और एक मेरे पास होता है RRV, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, रेज ऑफ राइज ऑफ द रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। फार्मूला होता है भाई उसका VM अपॉन का रूट में L/C, और लिख सकता हूँ मैं साइन और इंटू T अपॉन का रूट में L/C। तो ये फार्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए। ये मेरे पास होता है RRV। और यदि कहे कि बताइए मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है किसकी, RR रीस्ट्राइक रिकवरी वोल्टेज की, तो कितनी हो सकती है, 2VM। तो ये आपको फार्मूले याद रखने हैं। और एक ये वाला फार्मूला जो रिकवरी वोल्टेज का होता है, किसका भाई, रिकवरी वोल्टेज का। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको कुछ सर्किट ब्रेकरों के बारे में। पहले इनका क्लासिफिकेशन देखिए आप। देखिए इनका क्लासिफिकेशन कैसे करा जाता है। पहला देखिए, पहला होता हम जो यूज करते हैं एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। पहला सर्किट है मेरे पास, सर्किट ब्रेकर है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर वह सर्किट ब्रेकर जो एयर में, नॉर्मल एयर में या नेचुरल एयर में ब्रेक और मेक दोनों की कंडीशन यूज करता हो, या फिर जिसके कॉन्टैक्टर बनना और तोड़ना, मतलब कि ब्रेक होना और जुड़ना दोनों किस में होते हैं, एयर में, तो उसे बोला जाता है एयर सर्किट ब्रेकर। देखिए हम इसको यूज करते हैं कहाँ तक, 15 kV तक इसको यूज करा जाता है, और 500 AV तक यूज करा जाता है, MVA तक। और जो ये दोनों AC और DC दोनों वोल्टेज पर यूज करा जाता है। यदि कहे कि बताइए एयर सर्किट ब्रेक को मैक्सिमम कहाँ तक यूज कर सकते हैं, तो 15 kV तक इसको यूज करा जा सकता है, और यहाँ लगभग 500 MVA तक इसको यूज करा जाता है पावर रेटिंग के अनुसार। और यदि कहे कि बताइए यूज
किसके लिए करा जाता है? तो ये यूज जो करा जा सकता है AC और DC दोनों के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, यूज कर सकते हैं। अब देखिए एयर सर्किट ब्रेकर में एक तो फिक्स कॉन्टैक्ट होता, एक मूवेबल कॉन्टैक्ट होता, फिक्स कॉन्टैक्ट होता, एक मूवेबल कॉन्टैक्ट होता। जो मूवेबल कॉन्टैक्ट होते हैं इसके या तो कॉपर के बने होंगे या सिल्वर के बने होंगे, इसको भी नोट कर लीजिए। मूवेबल कॉन्टैक्टर जो होते हैं या तो सिल्वर के बने होंगे या फिर भाई कॉपर के बने होंगे। ये आपको याद रखना, किसके बने होंगे, या तो सिल्वर के बने होंगे या फिर कॉपर के बने होंगे। किसके भाई, सिल्वर के या कॉपर के। अब देखिए इसमें एक उसको आर्क को दबाने के लिए हॉर्न टाइप का हम स्टेरियो यूज करते हैं बार, किसकी, हॉर्न टाइप। और ज़्यादातर वो कार्बन एलॉय के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कार्बन एलॉय के बने होते हैं आर्क कॉन्टैक्टर। यदि मैं उनको बोलूं आर्क कॉन्टैक्टर, किसको भाई, आर्क कॉन्टैक्टर। यदि आर्क कॉन्टैक्टर तो ये बने होते हैं कार्बन एलॉय के। किसके बने होते हैं भाई, कार्बन एलॉय के। किसके बने होते हैं, कार्बन एलॉय के। मैं नाइफ टाइप स्विच उसकी नाइफ टाइप सर्किट ब्रेकर की, एयर सर्किट ब्रेकर की बात कर रहा हूँ अभी नॉर्मली। तो उसमें जो कॉन्टैक्ट सर्किट ब्रेकर के आर्क कॉन्टैक्टर होते हैं किसके बने होते हैं, कार्बन एलॉय के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कार्बन एलॉय के बने होते हैं। देखिए मैं इसका यदि एक शेप बनाऊँ कैसा होता है नाइफ टाइप स्विच सर्किट ब्रेकर, तो देखिए इधर को बना रहा हूँ भाई मैं। देखो ऐसा होता है कि ये मेरे पास होता है फिक्सेबल कॉन्टैक्ट। कौन सा भाई, फिक्सेबल कॉन्टैक्ट। ऐसा होता है मेरे पास फिक्सेबल कॉन्टैक्ट। ये मान लीजिए ये मैंने एक जो फिक्सेबल कॉन्टैक्ट होता है ये ऐसे होता। इसी पे मैं यदि यहाँ बना दूँ मूवेबल कॉन्टैक्ट, कौन सा बना दूँ भाई, मूवेबल कॉन्टैक्ट, जो मेरे पास किसके बड़ा कैसे होते हैं, चाकू की तरह होते हैं। इसको थोड़ा सा आप इमेजिन कर लीजिए ज़्यादा, क्योंकि मैं अभी इसको क्या कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ। मान लीजिए ये मेरे पास यहाँ से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ भाई, मैं यूज कर रहा हूँ। अब जो मैं इसी को नाइफ टाइप सर्किट ब्रेकर की सहायता से ऐसे जोड़ा जाता है, ऐसे यूँ मान लीजिए, इसको यूँ फिर यूँ फिर यूँ, फिर ऐसे करके जोड़ लीजिए। समथिंग में मैं इसको कैसे जोड़ सकता हूँ, बिल्कुल देखिए यदि मैं इसको ऐसे कहूँ ऐसे, तो ये मेरे पास ऐसे हो सकता, ये मेरे पास ऐसे हो सकता, एक नाइफ़ की तरह। किसकी तरह भाई, नाइफ़ की तरह मैं इसको प्रयोग कर सकता हूँ। मान लीजिए ये यहाँ तक है, ये ऐसे मान लीजिए कि ये ऐसे बाहर गया हुआ था भाई, ठीक है। तो ये मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इसको ऐसे कर सकता हूँ, इसको ऐसे करा जा सकता है और इसको ऐसे करा जा सकता है। तो कुछ ऐसे प्रकार के होते हैं नाइफ टाइप सर्किट ब्रेकर। ये मेरे पास होते हैं मूवेबल कॉन्टैक्ट। एक तो मेरे पास होता है मूवेबल कॉन्टैक्ट, ये होता है भाई साहब फिक्स कॉन्टैक्टर। कौन सा, इसको बोला जाता है फिक्स, इसको बोला जाता है मूवेबल। कौन सा बोला जाता है, मूवेबल, मूवेबल कॉन्टैक्टर बोला जाता है। और देखिए ये मेरे पास होते हैं आर्क कॉन्टैक्टर। कौन से भाई, ये होते हैं आर्क कॉन्टैक्टर, इनको बोला जाता है आर्क कॉन्टैक्टर। ये मूवेबल हो गया, नाइफ टाइप किसकी, सेफ हो गई। बस आपको इतना ही याद रखना, फिक्स कॉन्टैक्ट ये हो गए, मूवेबल ये हो गया, आर्क कॉन्टैक्टर ये हो गए। अब ज़रा देखिए कैसे कैसे ये वर्क करता, इसका यूज ये हो गया। देखिए ऐसा होता है जिस समय हम आर्क को तोड़ रहे होते हैं, सर्किट ब्रेकर, देखिए सर्किट ब्रेकर को यहाँ से लगाया जाता है। ये है मेरे पास फिक्स, मैं इसको यहाँ से ऐसे लाता हूँ, ये यहाँ पर लगा हुआ होता, यहाँ पर ये और ये दोनों आपस में एक दूसरे से जॉइंट रहते हैं जब सर्किट ब्रेकर हमारा मैनुअली ऑपरेटेड रहता है। लेकिन मुझे सर्किट ब्रेकर ब्रेक करना, तो मैं इसको ऐसे हटाता हुआ चलूँगा, ऐसे हटाता हुआ चलूँगा। तो ध्यान रखना इसमें क्या करा जाता है, एक ब्लो आउट सिस्टम होता है। कौन सा होता है भाई, ब्लो आउट सिस्टम होता है। कौन सा, इसमें एक ब्लो आउट सिस्टम होता है, लिख देता हूँ मैं उसको। इसमें एक ब्लो आउट सिस्टम होता है जिसके द्वारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा भाई, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा जाता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक
फील्ड क्या करा जाता है, जनरेट करा जाता है। देखिए कैसे वर्क करता है। ये दोनों मान लीजिए एक दूसरे के कॉन्टैक्टर में जुड़े हुए हैं। अब मैं आर्क को तो इसको सर्किट ब्रेकर को हटाना चाहता हूँ। जब जैसे ही सर्किट ब्रेकर हटेगा तो यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, आर्क कॉन्टैक्टर। ये नाइफ टाइप स्विच पहले इससे लगेगा, फिर इससे लगेगा, फिर इससे लगेगा। लेकिन हमने क्या काम कर रखा है कि ब्लो आउट सर्किट का यहाँ अरेंजमेंट कर रखा, जो इसके बीच में हटते समय यहाँ पर जो आर्क जनरेट होगी यहाँ पर, वो क्या काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ही ज़बरदस्त मैग्नेटिक फील्ड होता है जो क्या करता है, इसको अपनी तरफ को, आर्क को खींच लेता है। किसकी तरफ को, अपनी तरफ को। और यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, कार्बन एलॉय के कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं। और कार्बन आप जानते हैं कार्बन जो होता है उसका हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का इंसुलेटर होता है। तो यहाँ पर आर्क क्या हो जाएगी, तुरंत क्वेंच हो जाएगी। आर्क क्या हो जाएगी भाई, समाप्त हो जाएगी। अब देखिए बस इतना ही इसके बारे में समझिए। दूसरा ये मैनुअली लिख लीजिए। अब ये मैनुअली और ऑटोमेटिक दोनों तरीके से ऑपरेटेड होते हैं। इनका प्रयोग ज़्यादातर कारखानों में करा जाता है। यूजेज जो हम इनके करते हैं वो इंडस्ट्री में यूज करते हैं। भाई कहाँ पर, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये हमेशा इंडोर टाइप ही यूज करा जाता है, क्योंकि बाहर आने पर इनमें जो होते हैं कार्बन इनका बेकार हो सकता है। कार्बन बेकार हो जाता है, कॉपर के कॉन्टैक्टर बेकार हो जाते हैं, सिल्वर के कॉन्टैक्टर बेकार हो जाते हैं, इन पर जंग लग सकता आदि। सभी से बचाने के लिए क्या करते हैं हम, इंडोर टाइप ज़्यादातर इसका यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये लो वोल्टेज के लिए यूज करे जाते हैं। किसके लिए भाई, लो वोल्टेज के लिए सर्किट ब्रेकर में ये यूज करा जाता है। तो इसके बारे में इतना ही। अगला सर्किट ब्रेकर देखिए। अब अगला सर्किट ब्रेकर है हमारे पास एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। पहली बात तो ये ब्लास्ट का मतलब ये नहीं है कि उसमें ब्लास्ट होता। ब्लास्ट का मतलब ये है कि उस पर जो एयर डली जाती है, एयर जो उस पर फ्लो करी जाती है, जब सर्किट ब्रेकर को ओपनिंग करा जाता है उस समय जो एयर होती है वो एक कंजप्शन, एक उसमें क्यूबिक या सिलेंडर में भरी होती है। तो उसमें प्रेशर के साथ डाली जाती है और उस प्रेशर के साथ ही उसको क्या बोला जाता है, एयर ब्लास्ट के तरह। जैसे कि एक ब्लास्ट होता है ना, एक साथ फॉर्म में डाली जाती है, इसी प्रकार इसी को बोला जाता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। अगला सर्किट ब्रेकर है हमारे पास एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। पहली बात ये ज़्यादातर मैक्सिमम हाई वोल्टेज के लिए यूज करे जाते हैं। तो इनका जो वोल्टेज होता है इनका 132 केवी। कितना भाई, 132 केवी से अबव पर हम इसको यूज कर सकते हैं। और 132 से समथिंग में जाओगे तो लगभग में 400 केवी तक इसको यूज करा जा सकता है। और 7,500 MVA तक हम इसका यूज कर सकते हैं। कितना, 7,500 MVA तक हम क्या कर सकते हैं भाई, इसका यूज कर सकते हैं। और जो इसमें सिलेंडर रखा जाता है, क्या सिलेंडर रखा जाता है, जिसमें वायु को कंप्रेस्ड करके रखा जाता है। क्या करके रखा जाता है, कंप्रेस्ड करके रखा जाता है। तो जो सिलेंडर होता है, बूझ सकता है, सिलेंडर जिसमें एयर को क्या करके रखा जाता है, कंप्रेस्ड करके रखा जाता है। तो कंप्रेस्ड हम कितने पर रख सकते हैं, 85 से लेकर 175 ब्रैकेट लगाइए केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने में इसको रखा जाता है। इसके बारे में इतना ही बहुत है। ये ज़्यादातर हम यूज करते हैं अर्बन, और मैक्सिमम इसी का यूज करा जाता है अर्बन, सब अर्बन, मैक्सिमम यूज करा जाता है अर्बन, सब अर्बन, रेलवे स्टेशन आदि सभी पर जितने भी ज़्यादातर होते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का ही यूज करा जाता है मैक्सिमम। और लेकिन इसमें एक कुछ उसके ड्रॉबैक होते हैं कि इसमें आर्क चॉपिंग का केस ज़्यादा होता। इसमें क्या होता है भाई, चॉपिंग मैक्सिमम अकर होती है। क्या होती है, चॉपिंग मैक्सिमम अकर होती है इसमें। और रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज भी ज़्यादा होती है। कौन सी भाई, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज भी क्या होती है, मैक्सिमम अकर होती है। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज भी, चॉपिंग भी आदि, इन सभी के कारण क्या करा जाता है, इसको कम यूज करा जाता। अब देखिए एक होता है हमारे पास वाटर सर्किट ब्रेकर। कौन सा भाई, वाटर क्लेस्ट भी बोलते हैं या वाटर सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं। तो आप लिखिए सिर्फ वाटर सर्किट ब्रेकर। कौन सा भाई, वाटर सर्किट ब्रेकर। देखिए करा क्या जाता है, वाटर सर्किट ब्रेकर में एक क्यूब होता है या रेक्टेंगुलर होता है, उसमें क्या काम करा जाता है, सभी वाटर को डिस्टिल्ड वाटर का यूज करा जाता है। किसका, डिस्टिल्ड वाटर का
डिस्टिल्ड वाटर सर्किट ब्रेकर का वाटर का यूज करा जाता है और उसको उसमें रखा जाता है। उसमें दो चैम्बर उसमें चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं भाई? चैम्बर होते हैं। दो चैम्बर होते हैं। कितने? दो चैम्बर। एक चैम्बर वह होता है जिसमें कम प्रेशर होता है, एक चैम्बर वो होता है जिसमें ज़्यादा प्रेशर होता है। मैं यदि कहूँ, देखिए एक शेप बना लेते हैं हम ऐसी, ये मान लीजिए ऐसे हो गया, ठीक। ये मेरे पास होता है हाई प्रेशर के लिए और ये मेरे पास होता है लो प्रेशर के लिए चैम्बर। मैं वाटर के लिए बोल रहा हूँ। किसके लिए? वाटर के लिए। आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, बस इतना ही याद रखना, वाटर सर्किट ब्रेकर में जो मैं बता रहा हूँ आपको उतना याद रखना। वाटर सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, ये हाई प्रेशर पर होता है, ये लो प्रेशर पर होता है। यहाँ पर फिक्स कॉन्टैक्ट होते हैं, यहाँ पर मूवेबल कॉन्टैक्ट होते हैं। यहाँ पर मूवेबल, यहाँ पर फिक्स कॉन्टैक्टर। जब फिक्स कॉन्टैक्टर और मूवेबल कॉन्टैक्टर को दोनों को अलग करा जाता है, बस आपको दूसरा ये याद रखना है कि नीचे वाला हाई प्रेशर चैम्बर होता, ऊपर वाला लो प्रेशर चैम्बर होता। नीचे वाले चैम्बर में पानी का वो भरा रहता, पानी भरा रहता है एक लेवल तक। जैसे ही सर्किट ब्रेकर ओपन होते हैं तो ओपन होने के बाद इस पानी की भाप बनती है और भाप बनने के बाद तुरंत ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद भाप एक्सपेंशन होकर ठंडी होती है और वो ठंडी होने के बाद, क्योंकि ऊपर जाएगी एक्सपेंशन होएगा, सिकुड़ेगी, तो उसके बाद क्या होएगा, वो ठंडी होएगी और जैसे ही ठंडी होएगी आर्क सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्टर होंगे वो क्या होंगे भाई, ठंडे हो जाते हैं। इसीलिए इसको प्रेशर टाइप सर्किट ब्रेकर भी बोला जाता है। प्रेशर टाइप सर्किट ब्रेकर भी बोला जाता है कि बताइए, यदि इसमें पूछे कि बताइए हाई प्रेशर में हम कितने उसका यूज करते हैं, वाटर जो होता है उसका प्रेशर कितना होता है, तो 12.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हम प्रेशर इसमें यूज करते हैं। वाटर सर्किट ब्रेकर में भाई साहब यूज करा जाता है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात ये है, सबसे ही इम्पोर्टेंट ये है, यदि मैं ऑयल सर्किट ब्रेकर के मामले में इसका कंपैरिजन करूं, किसके मामले में, ऑयल सर्किट ब्रेकर के मामले में, बस यही आपको याद रखना, ऑयल सर्किट ब्रेकर का साइज वाटर सर्किट ब्रेकर से ज़्यादा होता। मतलब कि एक ऑयल सर्किट ब्रेकर है और एक वाटर सर्किट ब्रेकर है, तो वाटर सर्किट ब्रेकर का उसी कैपेसिटी के लिए आकार छोटा बनाया जा सकता। इसका मतलब वाटर कैपेसिटी का किसका वाटर टाइप का सर्किट ब्रेकर ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर्स के आकार के मुकाबले छोटा होता है। क्या होता है भाई? छोटा होता है। तो आर्क सर्किट, ये है हमारे पास ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑयल सर्किट ब्रेकर की एक और खासियत होती है, देखिए कि ये अपना जो आर्क क्वेंचिंग का टोटल प्रोसेसिंग है 1 से 2 साइकिल में ख़त्म कर देता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, इसकी नोट करके लिखिए, इसकी कंप्लीट साइकिल, इसकी जो साइकिल होती है कंप्लीट, किसकी, आर्क एक्सपेंशन की, किसकी भाई, आर्क एक्सपेंशन की। मैं लिखता हूँ आर्क एक्सपेंशन की। आर्क एक्सपेंशन की जो साइकिल होती है वो 1 से 2 साइकिल में क्या हो जाती है भाई, कंप्लीट हो जाती है। क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। आर्क एक्सपेंशन की साइकिल आर्क एक्सपेंशन 1 या 2 साइकिल में क्या हो जाती है भाई, कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर, कौन सा भाई, ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर। को होता है ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर। ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर, ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर की सबसे पहले देखिए वोल्टेज, तो हम लिखते हैं 2.5 kV से लेकर इसको यूज करा जाता है 230 kV तक। कहाँ तक यूज करा जाता है? यदि मैं इसको 2.5 किलो वोल्ट पर यूज कर रहा हूँ तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ 25 MVA तक। कहाँ तक भाई? 25 MVA तक लास्ट। लेकिन यदि मैं इसको 230 kV पर यूज कर रहा हूँ, कितने पर, 230 kV पर जब मैं इसको यूज करूँगा तब मैं इसको यूज कर सकता हूँ 5000 MVA तक। कितने तक यूज कर सकता हूँ भाई मैं? 5000 MVA तक इसको यूज करा जा सकता है। अब देखिए इसमें ऑयल जो यूज करते हैं वो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। कौन सा? ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ
हाई होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होती है किसकी, ट्रांसफार्मर ऑयल की, और आदि ये सभी उसमें गुण होने भी चाहिए। तो ये बस आप इसमें इतना ही याद रखिए ऑयल सर्किट ब्रेकर में, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना कि ऑयल सर्किट ब्रेकर का हम मैक्सिमम 5000 MVA तक और 230 kV तक यूज कर सकते हैं। अब मैं कुछ आपको शेप बता रहा हूँ। एक मेरे पास होता है मैक्सिमम ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर, कौन सा, मैक्सिमम ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर। देखिए मैक्सिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, और एक होता है मैक्सिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, मैक्सिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, या फिर इसको बोला जाता है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, या मैं इसको बोल सकता हूँ बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसी के नाम है भाई, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर भी इसी का नाम है। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ प्लेन टैंक टाइप बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, प्लेन टैंक टाइप, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ प्लेन टैंक टाइप ऑयल सर्किट ब्रेकर, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, प्लेन टैंक टाइप ऑयल सर्किट ब्रेकर। अंतर बस इसमें कुछ नहीं होना, बाकी आपको याद नहीं रखना, इसी के नाम याद रखने, मैक्सिमम ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर, इसी का नाम है बल्क ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर या प्लेन टैंक ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, एक चैम्बर होता है, उसी चैम्बर में क्या सारे इक्विपमेंटों को रखा जाता है, मूविंग कॉन्टैक्टर भी, फिक्स कॉन्टैक्टर भी, बाकी सभी को इसी में रखा जाता है। एक प्लंजर से बाहर से उसको ऐसे ओपन और क्लोज करने के लिए अरेंजमेंट रखा जाता है, क्या रखा जाता है, अरेंजमेंट रखा जाता है। इसका प्रयोग मैक्सिमम, बस आपको ये याद रखना है, इसका प्रयोग आउटडोर सब स्टेशन और स्टेशनों पर करा जाता है। यूज जो करा जाता है इसका, लिख लो भाई, इसका यूज जो करा जाता है आउटडोर, किस पर, आउटडोर सब स्टेशन और स्टेशन पर किसका प्रयोग करा जाता है, मैक्सिमम ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर का, क्योंकि ऑयल को एक्सपेंशन और कंजर्वेटर के द्वारा नेचुरली कूलिंग प्राप्त होती रहती है, और यह इंसुलेशन का भी काम करता है। किसका काम करता है भाई, इंसुलेशन का भी। देखिए इसमें से कुछ गैसें निकलते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, मीथेन, इथेन आदि, बहुत सारी इथाइलिन और एसिटिलीन गैसें का क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, कहाँ पर, मैक्सिमम ऑयल टाइप सर्किट ब्रेकर में। किस में यूज करते हैं भाई इसका, आउटडोर सब स्टेशन और बाकी सब स्टेशन ऐसी जगह पर हम इसका यूज करते हैं। एक होता है प्लान एक्सपेंशन, जिसको बोला जाता है प्लान एक्सप्लेशन प्लॉट टाइप इंस्ट्रूमेंट, उसमें आपको नहीं पढ़ना, बस आपको नाम याद रखना। अब पढ़िए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है SF6। कौन सा, SF6 सर्किट ब्रेकर। देखो SF6 जो गैस होती है बहुत ही यूजेबल और बहुत ही ज़्यादा अच्छे एडवांटेजों के साथ पाई जाने वाली गैस होती है, जो नॉन फ्लामेबल होती है, कलरलेस होती है, गंधहीन होती है, वायु से 5 गुना ज़्यादा भारी होती है। एयर से कितने गुना भारी होती है, एयर से भाई साहब 5 टाइम ज़्यादा, कितनी, 5 टाइम ज़्यादा गुना होती है भारी, कितनी, 5 गुना ज़्यादा भारी होती है। SF6 गैस एयर से 5 गुना ज़्यादा भारी होती है, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटिविटी होती है, नॉन फ्लामेबल होती है। हम इसका जिसमें यूज करते हैं नॉन पॉइजनस होती है, मतलब बहुत सारे कूलिंग का एब्जॉर्बेशन, हीट एक्सपेंसेशन ज़्यादा होती है, लगभग सभी गुणों के साथ SF6 गैस पाई जाती है। या ये कहिए कि सारे गुण मैक्सिमम किस में पाए जाते हैं, SF6 गैस में पाए जाते हैं। तो SF6 गैस सर्किट ब्रेकर का हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं 3.6 kV से लेकर 750 kV तक। मैक्सिमम वोल्टेज के लिए SF6 गैस का ही प्रयोग करा जाएगा। तो 3.6 kV से लेकर 750 kV के लिए जब कभी सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करा जाए तो वो सर्किट ब्रेकर होता है SF6 सर्किट ब्रेकर, जिसका वोल्टेज कितना होता है, मैक्सिमम 750। और इससे ऊपर के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, SF6 गैस का ही प्रयोग करा जाता है। बूझिए कि SF6 गैस को सर्किट ब्रेकर के कितने प्रेशर के साथ बनाकर रखा जाता है। यदि बूझ ले तो प्रेशर हम कहेंगे कि उस प्रेशर को कितना रखा जाता है, वो होता है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब पर रखा जाता है। किसको, SF6 को। SF6 एयर से 5 गुना ज़्यादा भारी होती है, वोल्टेज 750, और प्रेशर जो SF6 सर्किट ब्रेकर में यूज करा जाता है 5 kV के लिए। और आपको और भी याद रखना है, मैंने अभी एक और प्रेशर बताया था,
वैक्यूम सर्किट उसका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का, तो 85 से लेके 175 kg/cm² के दाब पर क्या रखा जाता है भाई, वैक्यूम, उसमें एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के सिलेंडर में एयर ब्रेक सर्किट रखा जाता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एक होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, कौन सा होता है भाई, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये पहली बात, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को हम यूज कितने वोल्टेज तक करते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को लास्ट 33 kV तक हम यूज करते हैं। कहाँ तक भाई, 11 kV पर भी इसको यूज कर सकते हैं, 22 kV पर भी इसको यूज करा जा सकता है, और मैक्सिमम हम जो यूज करते हैं वो 33 kV तक ही इसका यूज करा जाता है। किसका भाई, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का, इतने ही वोल्टेज के लिए। और मैक्सिमम यदि करंट के लिए बोझे कि सर्किट ब्रेकर को मान लीजिए एक मेरे पास ए टाइप है, एक बी टाइप है, ये 10 एम्पियर तक यूज कर सकते हैं हम इसको, एक 100 एम्पियर तक यूज करा जा सकता है, बस यही है हमारे पास दो। तो इसको बोलते हैं वैक्यूम टाइप सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम टाइप सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्टर होते हैं, क्या होते हैं भाई, कॉन्टैक्टर होते हैं, एक फिक्स कॉन्टैक्टर होएगा, एक मूवेबल कॉन्टैक्टर होएगा, 2 कॉन्टैक्टर होने कंपलसरी हैं। 2 मेरे पास कॉन्टैक्टर हो गए। अब जरा इसमें दाब देखिए, हम दाब कितने उसका रखते हैं। इसमें जो दाब ज़्यादातर रखते हैं टॉर्क के रेस्पेक्ट में रखते हैं, किसमें, टॉर में। तो 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻6 टॉर के बराबर क्या रखा जाता है, प्रेशर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्टर, मूवेबल और फिक्सेबल कॉन्टैक्टर को इतने टॉर के दाब पर या प्रेशर पर रखा जाता है। अब देखिए रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर की हम रेटिंग कैसे निकालते हैं, सर्किट ब्रेकर की रेटिंग देखिए, मैंने आपको बताया है कि सर्किट ब्रेकर की जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है, मैंने उसको माना है SB की, बी की। सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी √3 VL लाइन वोल्टेज, क्या भाई, VL लाइन वोल्टेज और ब्रेकिंग करंट, और मैं लिख सकता हूँ इसको MVA। कोई दिक्कत। अब यदि मैं कहूँ सर्किट ब्रेकर की मेकिंग कैपेसिटी को कैसे लिखा जा सकता, तो मैं लिख सकता हूँ √3 और इंटू लिखो इसको VL, वही लाइन वोल्टेज लिखो, और लेकिन ब्रेकिंग के लिए यहाँ पर लिखो मेकिंग कैपेसिटी और इंटू MVA। क्या लिख सकता हूँ भाई मैं, MVA। या फिर मैं कहूँ इसी में देखो, ये मेरे पास है मैक्सिमम वैल्यू, क्या है भाई मेरे पास, मैक्सिमम वैल्यू या मेकिंग करंट। मेकिंग करंट को हमेशा एक नोट करके यहाँ पर लिखो। यदि मैं कहूँगा ब्रेकिंग करंट, यदि कहता है कि ब्रेकिंग चाहे करंट हो, वोल्टेज हो, कैपेसिटी हो, कोई सी भी चीज़ हो, ब्रेकिंग के लिए हम हमेशा RMS यूज करेंगे। और यदि वो कहे कि मेकिंग कंडीशन है, तो मेकिंग कंडीशन के लिए हम पीक वैल्यू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, पीक वैल्यू का यूज करेंगे। एक हमारे पास होता है सिमेट्रिकल और एक हमारे पास होता है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल के लिए देखिए, यदि मैं कहूँ कि मेरे पास सिमेट्रिकल करंट है, कौन सी भाई, सिमेट्रिकल कंपोनेंट या सिमेट्रिकल करंट के लिए, सिमेट्रिकल करंट जो होती है मेरे पास, मैं कह रहा हूँ कि आई सिमेट्रिकल, तो आई सिमेट्रिकल के लिए जो वैल्यू होती है वह होती है IRMS को ही क्या बोला जाता है, आई सिमेट्रिकल। तो इसका मतलब है मैं इसे लिख सकता हूँ Im/√2 भी तो लिख सकता हूँ भाई। Im/√2 को क्या मैं सिमेट्रिकल नहीं लिख सकता, सिमेट्रिकल कंपोनेंट ये हो गया। इसको मान लिया, यदि मैंने Im को मान लिया x/√2 लिखा जा सकता है, Im/√2। लेकिन ये मेरे पास देखो, सिमेट्रिकल सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है। कौन सा कंपोनेंट होता है, एक ही कंपोनेंट होता। मैं इसको DC भी तो बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, IAC का कंपोनेंट, AC साइकिल का कंपोनेंट रेस्पेक्ट किसके, RMS वैल्यू के। DC वैल्यू को अलग कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं कह रहा हूँ होती तो DC वैल्यू के बराबर है, लेकिन नहीं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिमेट्री की। किसकी बात कर रहे हैं, सिमेट्री कंडीशन में AC के लिए। तो AC के लिए सिमेट्री कंडीशन में IRMS या Im/√2, मैं इसको मान सकता हूँ x/√2 या बराबर लिख सकता हूँ IAC, बराबर किसके बोला जा सकता है, सिमेट्रिक करंट के। दूसरा कंपोनेंट देखिए एसिमेट्रिक के लिए, किसके भाई,
एसिमेट्री के लिए, तो एसिमेट्री के लिए मैं लिख सकता हूँ ए एस बाई, शॉर्ट मान लिया मैंने, तो इसके लिए भी कितना लिख सकता हूँ ए एस बाई। देखो सिमेट्रिक करंट वह होती है जिसमें एसी और डीसी दोनों के कंपोनेंट रिप्रेजेंट होते हैं। सिमेट्रिकल वह करंट होती है जिसमें सिर्फ एसी के कंपोनेंट रिप्रेजेंट होते हैं, लेकिन एसिमेट्रिकल करंट वह होती है जिसमें दोनों के करंट कंपोनेंट रिप्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि आई ए सी का स्क्वायर और प्लस आई डी सी का स्क्वायर, किसका भाई, आई डी सी का स्क्वायर। क्या एसिमेट्रिकल करंट को इतना लिखा जा सकता है, किसको भाई, एसिमेट्रिकल करंट को। या फिर मैं एसिमेट्रिक करंट को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मान लीजिए डीसी की वैल्यू मानी है मैंने वाई, एसी की वैल्यू मानी है मैंने इतना, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, रूट में लिख लीजिए कितना, एक्स बाई रूट 2 का वर्ग करके लिख सकता हूँ, या प्लस का मैं वाई का वर्ग करके लिख सकता हूँ। एसिमेट्रिकल करंट को लिखा जा सकता है या इतना नहीं। अब एसिमेट्रिकल करंट की भी मेरे पास दो वैल्यू होती हैं, एक तो आरएमएस वैल्यू होती है और एक पीक वैल्यू होती है। एक आरएमएस वैल्यू होती है और एक पीक वैल्यू होती है। देखिए यदि मैं सिमेट्रिकल करंट में सर्किट ब्रेकर की कैपेसिटी के बारे में कहूँ तो याद रखना है 1.8 गुना ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 1.8 गुना। यदि मैं कहूँ कि सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग कैपेसिटी या ब्रेकिंग करंट, मैं कह रहा हूँ कि सर्किट ब्रेकर की ब्रेकिंग करंट, तो मैं यदि कहूँ किसके लिए, मेकिंग करंट के लिए, देखिए मुझे मेकिंग पार्ट निकालना, चाहे मेकिंग करंट हो या मेकिंग कैपेसिटी हो, तो मेकिंग करंट के लिए कितना लिख सकता हूँ, मेकिंग करंट याद रखनी है तो मेकिंग करंट होती है 1.8, कितना भाई 1.8, और इनटू लिख सकता हूँ मैं इसको मैक्सिमम सिमेट्रिकल करंट, मैक्सिमम सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैक्सिमम सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि मेकिंग करंट या मेकिंग कैपेसिटी कितनी होती है, 1.8 इंटू मैक्सिमम ब्रेकिंग कैपेसिटी। मैंने करंट की फॉर्म में लिख दिया है कि मेकिंग करंट बराबर 1.8 इंटू मैक्सिमम दोनों के लिए मैक्सिमम सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। तो मैक्सिमम को देखिए 1.8 की जगह ये लिखा हुआ भाई मैक्सिमम के लिए मतलब है पीक वैल्यू में रिप्रेजेंटेशन दी गई है, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 1.8 मैक्सिमम के लिए ये ब्रेकिंग कैपेसिटी लिखी हुई है। यदि मैं ब्रेकिंग कैपेसिटी को आरएमएस की वैल्यू में लिखूंगा तो इस मैक्सिमम में क्या हुआ है, √2 की गुणा नहीं हुई है, तो मैं इसको कर सकता हूँ √2, किसके लिए भाई, √2, ये मैक्सिमम है, और कितना लिख सकता हूँ इसको VRMS, या फिर यहाँ लिख सकता हूँ ब्रेकिंग करंट, या फिर लिख लीजिए यहाँ पर √2 और इंटू ब्रेकिंग करंट, ऐसे लिख लीजिए IB के ब्रेकिंग करंट। अब जरा ध्यान करिए √2 की 1.8 में गुणा करी जाती है तो फार्मूला 1.54 समथिंग में आता, और इसे लिख सकता हूँ IB के ब्रेकिंग करंट। तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं लिख सकता हूँ I मेकिंग करंट बराबर 2.5 और इंटू ब्रेकिंग करंट के कितना लिख सकता हूँ 2.5 और इंटू ब्रेकिंग करंट के। तो मेकिंग करंट या मेकिंग कैपेसिटी ब्रेकिंग कैपेसिटी से 2.5 गुना ज़्यादा होती है। अब देखिए यदि मेरे पास किसी सर्किट ब्रेकर का डाटा दिया हुआ है, मान लीजिए वो 3 फेज, किसी सर्किट ब्रेकर के ऊपर ऐसे डाटा लिखा हुआ है 3 फेज 33 kV, कितना भाई 33 kV और 500 MVA, कितना भाई 500 MVA, और उस पर लिखा हुआ है 50 एम्पियर, कितना लिखा हुआ है भाई 50 एम्पियर। तो ये किसी सर्किट ब्रेकर की उसकी पावर भी देगा, उसकी वोल्टेज भी देगा, उसकी करंट भी देगा और उसका फेज भी देगा। चलो देखिए आगे देखिए